दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स में 5 लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। रिलायंस, अदानी और विप्रो सहित निरमा, सिम्फनी, पार्ले और एशियन पेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी गुजरात से ही बिलोंग करती हैं। गुजराती या मारवाड़ी देश की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन देश का 50% वेल्थ इन्हीं के पास है। चलो इंडिया की बात हटा भी दें तो बाकी के देशों में भी ये कुछ इसी तरह की कहानी लिखते नजर आते हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ इतने अमीर बन जाते हैं कि गवर्नमेंट को चिंता सताने लगती है। अमेरिका में देखें तो गुजराती कम्युनिटी के पटेल्स वहाँ है तो मात्र 1%, लेकिन यूएस के 50% होटल्स इन्हीं के अंडर में आता है। अब सवाल ये है कि आखिर गुजराती या मारवाड़ियों के पास बिजनेस की ऐसी कौन सी टैक्टिक्स है कि विदेशों में भी ये अपना लोहा मनवाते नजर आते हैं। इसी सवाल का जवाब हम जानेंगे मोनीश पबराय जी की बुक धंधो इन्वेस्टर्स से, जिसमें बहुत ही डिटेल में बात की गई है कि गुजराती या मारवाड़ी आखिर सोचते कैसे हैं और वो किस तरह से अपने बिजनेस को अंजाम देते हैं। दोस्तों, समय से थोड़ा पीछे जाकर देखें तो पता चलता है कि 1972 से पहले पटेल बिरादरी के लोग ईस्ट अफ्रीका के एक देश युगांडा में व्यापार किया करते थे। धीरे धीरे वो वहाँ के बड़े बिजनेसमैन बन गए, जिसे देख युगांडा के डिक्टेटर को चिंता सताने लगी कि ये उनके देश का पैसा लेकर बाहर जा रहे हैं। ऐसे में उसने सारे पटेल्स को युगांडा में व्यापार करने से मना कर दिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प के उन्हें देश से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ऐसा होने पर कुछ लोग वापस भारत आ गए, जबकि कई लोग सेटल होने के लिए अमेरिका पहुंचे। अब पटेल्स ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं और उनकी इंग्लिश भी टूटी फूटी थी। ऐसे में उन्हें कोई व्हाइट कॉलर जॉब तो मिलने से रही। उसी दौरान उन्होंने देखा कि अमेरिका का अरब देशों के साथ कुछ मतभेद चल रहा है, जिसके चलते वहां ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। लोग ट्रैवल करना काफी हद तक कम कर चुके थे। ऐसे में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा यूएस के मोटल बिजनेसेस पर। अब जो लोग मोटल्स को नहीं जानते उन्हें बता दें कि हाईवे पर ठहरने के लिए जो गेस्ट हाउस या होटल्स मौजूद होते हैं उन्हें अमेरिका में मोटल्स कहा जाता है। अब जैसा कि लोग घूमना फिरना कम कर चुके थे तो मोटल्स में भी उनका ठहरना काफी कम हो गया, जिस वजह से ये बिजनेस लॉस में जाने लगा और मोटल्स ऑनर दिवालिया हो गए। दिवालिया होने के बाद इन पर बैंक्स का कब्जा हो गया और वो बहुत ही कम प्राइस पर इसकी ऑक्शनिंग करने लगे। अब अच्छी बात ये थी कि जो लोग उन मोटल्स को खरीदना चाहते थे उन्हें बैंक्स की तरफ से 90% तक का लोन दिया जा रहा था। उसी दौरान पटेल्स जो अभी अभी यूएस में आए थे और काम पर रहने की जगह की तलाश में थे, उनकी नजर इन मोटल्स के बिजनेस पर पड़ी। अब उन्होंने देखा कि उनके फैमिली के रहने के लिए उन्हें घर की सख्त जरूरत है। साथ ही जब अरब देशों से कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और ऑयल का प्राइस ड्रॉप होने लगेगा तब वापस से इन मोटल्स बिजनेस को हाइक मिलेगी। ऐसे में क्यों ना इन बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। अब बस बारी थी तो पैसे का इंतजाम करने की। वहीं जब उन्हें युगांडा से निकाला जा रहा था तो उन्होंने काफी चालाकी दिखाई थी और अपने पैसे से गोल्ड खरीदकर उसे चोरी छुपे यूएस ले आए थे। उन्होंने उन गोल्ड्स को बेचकर 10% का इंतजाम किया और बाकी का 90% तो उन्हें बैंक से मिल ही रहा था। ऐसे में बहुत ही आसानी से उन्होंने इन मॉडल्स को खरीद लिया। मॉडल्स खरीदने के बाद उन्होंने 2 से 3 रूम अपनी फैमिली के लिए रखे और बाकी को गेस्ट के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, मोटल्स बेसिकली 10 से 20 कमरों के होते हैं और उनके मेंटेनेंस के लिए आमतौर पर 5 से 10 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। ऐसे में पटेल्स ने सोचा कि वो इतने सारे स्टाफ्स को रख कर करेंगे क्या, और क्योंकि मोटल अभी चल भी नहीं रहे थे तो उनकी सैलरी देना भी मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने सबको काम से निकाल दिया और अपने सभी घर वालों को उनकी जगह काम पर लगा दिया। यानी घर में ही कोई रिसेप्शनिस्ट बन गया, कोई सफाई का काम करने लगा तो कोई लॉन्ड्री का। धीरे धीरे जब वहाँ की सिचुएशन नॉर्मल हुई तो लोग बाहर निकलने लगे और मोटल्स में उनका आना जाना बढ़ गया। अब क्योंकि घर के ही लोग उन मोटल्स के स्टाफ का काम कर रहे थे, इसलिए पटेल्स ने बहुत ही चीप रेट पर लोगों को रूम्स देना शुरू कर दिया। इनका प्राइस इतना कम था कि आसपास के मोटल्स उन्हें कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, और करते भी कैसे, क्योंकि उन्हें हर महीने अपने स्टाफ्स को सैलरी जो देनी होती थी। कम प्राइस की वजह से पटेल्स के मोटल्स खूब ज्यादा फेमस होने लगे। इसके बाद इन्होंने पैसे जमा करके बड़े बड़े होटल्स को खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये यूएस के 50% होटल्स के मालिक बन गए। दोस्तों, ये तो हुई पटेल्स के होटल ऑनर बनने तक की कहानी। आइए अब इस कहानी से इंस्पायर्ड धंधो यानी कि बिजनेस के 6 ऐसे रूल्स को जानते हैं जो किसी भी अच्छे बिजनेस को आइडेंटिफाई करने में आपकी बहुत ही मदद कर सकते हैं, और इनकी मदद से आप भी पटेल्स की तरह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। रूल नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। दोस्तों, धंधो फ्रेमवर्क का पहला रूल है कि आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करें जो पहले से बना बनाया हो, क्योंकि किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है और उसमें बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं।
अगर आप इतना एफर्ट और पैसा लगा भी देते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही। इसलिए पटेल्स ने पहले से बना बनाया बिजनेस यानी कि मॉडल्स को खरीदना शुरू किया। वो रिसर्च या किसी इनोवेशन के पीछे नहीं पड़े, क्योंकि उस सब के लिए ना तो उनके पास टाइम था और ना ही फंड, और वो खुद को किसी कॉम्प्लिकेटेड टास्क में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए ना उन्हें लैंड खरीदना पड़ा, ना कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा और ना ही एडवर्टीजमेंट, क्योंकि बहुत से लोग पहले से ही इन मॉडल्स में रेगुलर विजिटर्स थे। ऐसे में एक बने बनाए बिजनेस को बेहद कम कीमत में खरीदने का ये बहुत ही अच्छा मौका था। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो, उसका मेन फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। हम सभी अपने वेल्थ को ग्रो तो करना चाहते हैं, वो चाहे हमारे किसी काम से हो या इन्वेस्टमेंट पर्पज से। एंड आपकी इस इन्वेस्टिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए मेरे पास एक ऐसा नाम है जो अपनी बहुत अच्छी सर्विसेज के लिए जाना जाता है और इंडस्ट्री में बहुत ही जाना माना है। जी हाँ, ये है मोतीलाल ओसवाल। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि ना सिर्फ डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, बल्कि ये आपको 550 प्लस सिटीज के अंदर 5000 से ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस भी देता है, एंड वो भी इनके 30 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। एंड ये डिजिटल नहीं, एक फिजिकल प्लेटफॉर्म है जो कि डिजिटल टूल्स लाइक चार्ट्स, रिपोर्ट्स एंड रिसर्च के साथ एक एक्सपर्ट भी देता है, रिसर्च बैक डेडिकेटेड एडवाइजरी विद कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन। और ट्रेडर्स के लिए यहाँ एडवांस चार्ट एंड एडिशनल टूल्स का ऑप्शन भी है विद 50 प्लस इंडिकेटर्स। ऑल्सो पावर ट्रेड का ऑप्शन भी है टू मेक एग्जीक्यूशन इन वन क्लिक। सो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करिए विद मोतीलाल ओसवाल। रूल नंबर 2, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस। ऑथर मोनीश पबराय का कहना है कि बिजनेस को समझाने के लिए अगर आपको एक पैराग्राफ से ज्यादा लिखना पड़े तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम है। बिजनेस जितना ज्यादा सिंपल होगा उतनी ही जल्दी उस पर अपना कंट्रोल किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल बिजनेसेस के इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसमें बस आपको कितनी अर्निंग हो रही है और कितना खर्च हो रहा है इसके बीच का डिफरेंस निकालना होता है, और इसी से पता चलता है कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस। ये बिजनेस के उन सीक्रेट्स में से एक है जो गुजराती और मारवाड़ी के व्यापार को लॉन्ग टर्म में मोटा प्रॉफिट जनरेट करके देता है। इसलिए वो कभी भी किसी भी कंपनी या एसेट्स को उसकी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। ऐसे में अगर मान लो कि किसी बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मार्केट में वो 110 रुपए में मिल रहा है, तो पटेल्स उसे कभी भी हाथ नहीं लगाते। इसकी जगह वो दूसरे बिजनेस को देखेंगे या उस वक्त तक वेट करेंगे जब तक कि उसकी प्राइस ड्रॉप होकर लगभग 60 या 70 रुपीज के अराउंड ना आ जाए। मॉडल्स के पास्ट रिकॉर्ड को देखकर उन्हें अंदाजा हो गया था कि रिसेशन की वजह से इसे एक्चुअल वैल्यू से बहुत ही कम पर बेचा जा रहा है। इसलिए उन्होंने फौरन ही उसे खरीद लिया ताकि फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट इन लो रिस्क एंड हाई अनसर्टेनिटी बिजनेस। दोस्तों, गुजराती या मारवाड़ी ज्यादातर लो रिस्क और हाई अनसर्टेनिटी वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उन्हीं बिजनेस से प्रॉफिट होता है जिसकी डिमांड लंबे समय तक हो। ऐसा ना हो कि आज तो आपको भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन 1 से 2 साल बाद आपको धंधा बदलना पड़ जाए। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का भी यही कहना है कि हमें ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका रेट ऑफ चेंज काफी स्लो हो। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला, एप्पल या मैकडोनल्ड, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि ये आगे भी सालों तक चलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बहुत सी ऐसी सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिनका रेट ऑफ चेंज काफी हाई होने की वजह से आज उनका कुछ अता पता नहीं है, जैसे कि ब्लैकबेरी, जेरोक्स और कोडक। इस तरह के और भी कई नाम हैं जो एक समय लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन आज इनका नाम भी सुनने को नहीं मिलता। इसलिए हमें एक ऐसे बिजनेस में पैसे लगाना चाहिए जो रातों रात बदल ना जाए। रूल नंबर 4, फोकस ऑन आर्बिट्राज। दोस्तों, आर्बिट्राज का मतलब है कि किसी सामान को कम प्राइस में खरीद कर ज्यादा प्राइस में बेच देना। और शायद ही आपको पता हो कि आर्बिट्राज के बहुत से टाइप्स होते हैं, और आज हम उनमें से 4 मेन टाइप्स की बात करेंगे। तो इनमें पहला है आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि आज आपने किसी स्टॉक को 50,000 रुपए में खरीदा और 2 साल बाद उसे 70,000 रुपए में बेच दिया, तो समय के बदले आपको 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एंड इसे ही आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहा जाता है। आर्बिट्राज ऑफ टाइम का यूज गुजराती या मारवाड़ी से अच्छा शायद ही कोई जानता होगा। आर्बिट्राज का सेकंड टाइप है आर्बिट्राज ऑफ प्लेस, यानी कि मान लो आपने कपड़े का व्यापार किया और दिल्ली से 10,000 रुपए का माल उठा के मुंबई में 15,000 रुपए में बेच दिया। ऐसे में आपका प्रॉफिट बना 5,000 रुपए। तो दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस से जो आपने प्रॉफिट कमाया उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। इस तरह का बिजनेस आजकल बहुत ही ज्यादा फेमस है। वहीं गुजराती लोग इस फॉर्मूला का यूज सदियों से करते आ रहे हैं। आर्बिट्राज का तीसरा टाइप है आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। मान लीजिए कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं और आपको एक कंपनी की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करने का काम मिलता है। इसके लिए आप 200 रुपए की कोई प्रीमियम इमेज या टेम्पलेट खरीदते हैं।
और अपना कुछ समय लगाकर एक बेहतरीन सा पोस्ट बनाते हैं और कंपनी को देते हैं, जिसके लिए कंपनी आपको 500 रुपए पे करती है। तो यहाँ आपका खर्च तो सिर्फ 200 रुपए है, लेकिन आपने जो वैल्यू क्रिएट की है उससे पोस्ट का प्राइस इंक्रीज होकर 500 हो गया। इसी को आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू कहा जाता है। इस तरह का बिजनेस आपने मार्केट में बहुत देखा होगा, जैसे कि एक मेहंदी आर्टिस्ट 10 रुपए के मेहंदी के कोन से 200 रुपए की वैल्यू जनरेट कर सकती है, या एक फैशन डिजाइनर जो 1000 रुपए के फैब्रिक से 5000 रुपए की वैल्यू का ड्रेस बना सकता है। अब आर्बिट्राज का फोर्थ टाइप है धंधो आर्बिट्राज। इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी एसेट तभी खरीदना चाहिए जब उसकी प्राइस एक्चुअल वैल्यू से कम हो चुकी हो, ताकि उसके लिए हमें कम से कम पे करना पड़े और बाद में जब ये अपने नॉर्मल रेट पर आ जाए तो इसे बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। इसे आप रियल एस्टेट से समझ सकते हैं कि जब प्राइस ड्रॉप होता है तो स्मार्ट एजेंट प्रॉपर्टी खरीद कर रख लेते हैं और कुछ समय बाद जब मार्केट वापस से स्टेबल होती है तो उसे प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। लेकिन इसमें भी इन्वेस्ट उन्हीं चीजों में करना है जिसमें रिस्क कम हो और लॉस होने पर आपके हाथ में कुछ पैसे आए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब लोग लालची होकर इन्वेस्ट कर रहे हो तब आप थोड़ा डर जाओ, और जब लोग डर रहे हो एंड अपने एसेट्स या स्टॉक को सेल कर रहे हो तब आप लालची हो जाओ और उन्हें सस्ते में खरीद लो, क्योंकि उस समय हो सकता है कि एक अच्छा बिजनेस आप बहुत ही सस्ते में हासिल कर लो। तो दोस्तों ये है वो 4 मेन आर्बिट्राज जिनके ऊपर गुजराती, पटेल और मारवाड़ियों का खास फोकस रहता है। रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद ड्यूरेबल मूड्स। अगर आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें वो कौन सी खास बात है जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है। और दोस्तों इसी को मूड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खाई। आपने बहुत सी फिल्में या किस्से कहानियों में पढ़ा होगा कि राजा का किला चारों तरफ गहरी खाई से घिरा होता है ताकि दुश्मन किले पर हमला ना कर सके। सक्सेसफुल बिजनेस का भी यही रूल है कि इसमें भी आपको एक मोड क्रिएट करके रखना होगा ताकि मार्केट कितनी भी कॉम्पिटिटिव क्यों ना हो जाए, आपका व्यापार हमेशा ही प्रॉफिट बनाता रहे। एग्जाम्पल के लिए हम मैकडॉनल्ड्स को ले लेते हैं। इसका पहला रेस्टोरेंट 1940 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज 83 साल बाद भी लोगों को इसका बर्गर खूब ज्यादा पसंद आता है। अब तो ऐसी इमेज बन गई है कि लोग बर्गर का मतलब ही मैकडॉनल्ड समझते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इससे बेटर बर्गर और किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता? ऑफ कोर्स मिलता है। इवन आपने मैकडॉनल्ड से बेटर बर्गर खाया भी होगा। फिर भी ज्यादातर लोग मैकडॉनल्ड्स में ही जाना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि इसने अपने टेस्ट, सर्विस और क्वालिटी में कंसिस्टेंसी की वजह से पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन बिल्ड कर ली है। और इस ब्रांड इमेज के आगे चाहे कितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स ओपन क्यों ना हो जाएं, इससे इस कंपनी की प्रॉफिट पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा कि उस बिजनेस के पीछे छिपा हुआ मोड क्या है। इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी प्राइस रीजनेबल कर सकते हैं, या उस पर ऑफर व प्लान देकर एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी तब भी आपके पास कस्टमर्स की कोई कमी नहीं होगी और आप पहले की तरह ही प्रॉफिट कमाते रहेंगे। रूल नंबर 6, बेट हैवीली व्हेन ऑड्स आर इन योर फेवर। आपने बचपन में सिक्के से हेड एंड टेल जरूर खेला होगा। अब मान लो कि आपने 100 रुपए के साथ खेलना शुरू किया। अगर हेड आया तो आपके रुपए डबल हो जाएंगे और टेल आया तो सारे पैसे जीरो। आपको रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, फिर भी आपको खेलना है। ऐसे में हमें कितने की बेट लगानी चाहिए? ऑथर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला बताते हैं जिसे कैली फॉर्मूला का नाम दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने 100 रुपए में सिर्फ 20 रुपए ही सिंगल बेट में लगाने चाहिए, और यही काम बड़ी बड़ी कंपनीज भी करती हैं। उनके पास जितने पैसे होते हैं उनमें से अराउंड 20% वो नए प्रोडक्ट की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती हैं, क्योंकि मान लो कि अगर वो फेल हो गया तो इनका सिर्फ 20% ही लॉस होगा और बाकी के 80% सेफ रहेंगे। लेकिन अगर नया प्रोडक्ट सफल हो गया तो उनका प्रॉफिट डबल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों पटेल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया। रिसेशन के टाइम पर जब मॉडल्स सस्ते मिल रहे थे और बैंक्स 90% का लोन दे रही थी, तब उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका लॉस सिर्फ 10% होगा। वहीं अगर वो इसमें सफल हो जाते हैं तो लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होगा। उस समय ऑड्स उनके फेवर में थे और जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, आगे जाकर मॉडल बिजनेस से उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, जिससे वो ना सिर्फ एक अच्छी लाइफ गुजार सके बल्कि आज अमेरिका के आधे मॉडल्स के मालिक बन गए। तो ये थे धंधो बुक के कुछ ऐसे अहम रूल्स जिससे आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि गुजराती या मारवाड़ी ऐसा अलग क्या करते हैं कि ये बाकी लोगों से व्यापार में इतना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से नफरत क्यों करता है तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।